Okay, good afternoon students. So first of all I will introduce myself. I am Hakeem Sakina and I am going to teach you history. Okay. अब देखिए हमारा जो हिस्ट्री का पार्ट है, आपको ये पता होगा कि जो हिस्ट्री है वो डिवाइडेड है आपके एंशिएंट, मिडीवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर, वर्ल्ड हिस्ट्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस भी जो है वो आपके सिलेबस में है। सो हमने ये कर रखा है कि देखो एंशिएंट अभी जो है जो 2023 में जो एग्जाम्स हो जाएंगे, तो अभी तक वहाँ तक टाइम है। जो मैंने सोचा है कि मैं आपको कौन सा कंपोनेंट पहले स्टार्ट कर दूं, दैट इज वर वर्ल्ड हिस्ट्री। देखिए अगर आप देखेंगे 1 मिनट, वर्ल्ड हिस्ट्री, अगर आप यूपीएससी देखेंगे, यूपीएससी जो है वर्ल्ड हिस्ट्री में हमेशा आपके जो है 2 या 3 क्वेश्चंस जो है वो वर्ल्ड हिस्ट्री से यूपीएससी पूछता है, ठीक है। एंड अगर आप केस की भी बात करेंगे, केस में भी जो है वो 2 और 3 क्वेश्चन जो है, कभी कभार 4 भी हो सकते हैं। हम ये लेके चले ना कि यहाँ से जो है आपके राउंड अबाउट 50 से 60 मार्क्स के इर्द गिर्द जो है वो आपसे पूछा जा सकता है, या 30 मार्क्स 40 मार्क्स। तो इस चीज जो है हम वर्ल्ड हिस्ट्री को पहले कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद हम एंशिएंट पे आ जाएंगे, फिर जो ही एंशिएंट खत्म हो जाएगी एंशिएंट का आर्ट एंड कल्चर करेंगे, फिर हम मिडीवल पे आ जाएंगे, फिर जब वो खत्म हो जाएंगी तो उसका आर्ट एंड कल्चर करेंगे, एंड उसके बाद जो है हम कहाँ पे आ जाएंगे, आपकी मॉडर्न, देन आपका जो है रहता है पोस्ट इंडिपेंडेंस। तो आपको उसी के साथ जो है आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री तो आपने पहले ही जो है वो कंप्लीट कर रखी होगी। और अगर हम वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करेंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री जो है आपका प्रीलिम्स का पार्ट नहीं है, ये मेंस का पार्ट है। अब देखिए प्रीलिम्स में कभी कभार ऐसा हो सकता है कि केस जो है जो आपका कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है वहाँ में भी वो कभी क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि 2016 में जो है वो क्वेश्चन आया था जनरल इसमें जीके में जो है आपका जो जीएस पार्ट फर्स्ट है उसमें आपको पूछा गया था वर्ल्ड हिस्ट्री से एक क्वेश्चन। जर्मनी की आपको जो है वो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो है वो नाम बताना था। सो इस तरीके से जो है वो क्वेश्चन आया था। हम यही लेके चलेंगे कि वर्ल्ड हिस्ट्री जो है मे भी पूछा भी जा सकता है कभी कभार आपको जीएस में, प्रीलिम्स में ऐसे पूछते नहीं है एज सच, बट जो है ये मेन पार्ट किसका है, आपका मेंस का, ठीक है। अब देखिए अब जब हमने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़नी है, हमने उसमें क्या नहीं पढ़ना है, सबसे बड़ी बात एंशिएंट आपने जो है वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़नी है, ना ही आपने कैसे पढ़नी है, मतलब अलग अलग कंट्रीज की भी आपने इस तरीके से नहीं पढ़नी। हमने डायरेक्टली शिफ्ट कहाँ पे होना है, मिडीवल वर्ल्ड हिस्ट्री पे, क्योंकि मिडीवल वर्ल्ड हिस्ट्री में हम यूरोप को पहले पढ़ लेंगे एंड फिर मॉडर्न जो है वो हम किस तरीके से पढ़ेंगे, दैट इज कंट्री वाइज लगभग हम उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए जो मिडीवल यूरोपियन हिस्ट्री है ना, उनको हम कहा जाता है डार्क एज। क्या कहा जाता है, डार्क एज। क्यों ये डार्क एज कहा जाता था, दैट मीन्स डार्क एज हम इसको इसलिए कहते थे क्योंकि उस टाइम सोसाइटी में इतनी ज्यादा जो इवल्स प्रिविलेंट थे, चाहे वो सोशल सेटअप के थ्रू इवल्स प्रिविलेंट थे, चाहे पॉलिटिकल, चाहे आपके इकोनॉमिकल सेटअप के थ्रू जो है वो इवल्स प्रेजेंट होते थे सोसाइटी में। जैसे हम एक इवल की बात करेंगे, यूरोपियन सोसाइटी में था कि आपका जो है दैट इज एब्यूजेस इन द चर्च, ठीक है। जो आपके पोप्स जो हुआ करते थे उस टाइम पे यूरोप में, उन्होंने क्या करके रखा था, वो ऑक्शनिंग करते थे चर्च को, और जो उन्होंने ऑक्शनिंग में वो पैसा, बिड में वो पैसा लगाया होता था, उस बिड के थ्रू जब उन्होंने तो वो सीट ऑफ पावर अटेन किया होता था। अब जब वो प्रीस्टली सर्विसेज आपको दिया करते थे जिस टाइम पे, तो उस प्रीस्टली सर्विसेज वो इतनी ज्यादा हाई होती थी कि वो उनका वो जो है वो बैलेंस बराबर कर पाते थे जितना उन्होंने ऑक्शनिंग लगाई होती थी। इसी तरह अगर मैं एक और आपको ये बताऊं कि इवल्स कैसा, जैसे इकोनॉमिक सेटअप की हम बात करेंगे, एरिस्टोक्रेट क्लास इतनी ज्यादा जो वो सुप्रीम होती थी, वो नीचे जितने भी बाकी लोग हैं उनको वो ड्यू रेस्पेक्ट इन द सोसाइटी में नहीं होता था। ये भी एक जो है ये वहां पे प्रॉब्लम्स हुआ करती थी। या आपको मैं बताऊंगी जो पोप्स होते थे वो सेल ऑफ रिलिक्स, अभी हमने आगे जाके ये पढ़ना है, बट मैं जस्ट आपको बताती हूँ कौन कौन से इवल्स, किस तरीके इवल्स जो है वो प्रिविलेंट होते थे सोसाइटी में। जैसे सेल ऑफ रिलिक्स एंड द सेल ऑफ इंटेलिजेंस पहले ही पोप देता था। व्हाट इज सेल ऑफ रिलिक्स एंड सेल ऑफ इंटेलिजेंस, हेल एंड हेवन की सर्टिफिकेट्स जो है वो आपको पहले ही दी जाती थी, ठीक है। सो
मतलब आप अलाइव हो और आपको ये प्रोवाइड किया जाता था भाई हाँ जी आप जो है वो हेल में जाएंगे, आप जो है हेवन में जाएंगे। या कोई भी पर्सन अगर जिसको इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग होती थी, इंटेलेक्चुअल थॉट आता था, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगी कोपरनिकस, जैसे उन्होंने बोला था कि हेलियोसेंट्रिक थ्योरी दी थी कि जो सन है दैट इज स्टेशनरी एंड अर्थ जो है वो रिवॉल्व अराउंड इट करता था। तो उस टाइम पे ये चीजें बोलना बहुत मतलब सोसाइटी के खिलाफ था, सुपरस्टिशियस सोसाइटीज में थी, ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी थी। इसलिए हम यूरोप को जो है क्या कुल मिला के कहते हैं डार्क एज। एंड इतना वर्ल्ड जो है वो एक्सप्लोर नहीं हुआ था, जिसके कारण जो है हम क्या कहते थे यूरोप को डार्क एज। ये मिडीवल यूरोपियन सोसाइटी को हम क्या कहते हैं, या मिडीवल यूरोपियन हिस्ट्री को हम क्या कहते हैं, डार्क एज। अब हम थोड़ा सा पहले सिलेबस के बारे में हम ये जानेंगे कि वर्ल्ड हिस्ट्री कैसे पढ़नी है। पहले मैं आपको वो बताऊंगी कि क्या क्या चीज हमने पढ़नी है। पहले हमने मिडीवल यूरोपियन हिस्ट्री में जो चीज हमने पढ़नी है दैट इज योर फ्यूडलिज्म, दैट इज फ्यूडलिज्म एंड इट्स डिक्लाइन। ठीक है, अब जो फ्यूडलिज्म एंड इट्स डिक्लाइन दैट मींस ये प्रिविलेंट था 9th to 14th सेंचुरी में था। ये यूरोप के मिडीवल हिस्ट्री में ये आता है आपको जो डार्क एज, क्योंकि फ्यूडलिज्म जो है दिस वाज द आल्सो पार्ट ऑफ योर वर्ल्ड, ये आपका पार्ट था मिडिल एज यानी डार्क एज का पार्ट था यूरोप में। ठीक है, देन सेकंड कुछ ऐसी चीजें आ गई उसके बाद 14th सेंचुरी के एंड ऑफ द 14th सेंचुरी कुछ ऐसी चीजें आई, इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग होने लगी। जब इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग होने लगी उसको हम किसके अंडर पढ़ेंगे, दैट इज योर रिनेसेंस। रिनेसेंस क्या होता है, बेसिकली रीबर्थ। रिनेसेंस क्या होता है, रीबर्थ। रीबर्थ बोलो, रिवाइवल बोलो, किसका रीबर्थ और रिवाइवल, दैट इज इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग आ जाती है। दिस वाज अ टेम्परामेंटल चेंज। जब आप अवेयर होते हो किसी और चीज से तो उसको हम क्या कहते हैं, रिनेसेंस। ये हमने पढ़ना है। इसके अंदर हमने पढ़ना है कॉजेज, क्या कॉजेज रहे हैं, रिनेसेंस किस तरीके से आया। इसमें हम पढ़ेंगे कि हाउ इटली बिकम द बर्थ प्लेस, व्हाई इटली वाज नोन एज द बर्थ प्लेस, या व्हाई इटली इज नोन एज द बर्थ प्लेस ऑफ रिनेसेंस। ये भी हमने पढ़ना है, इटली को क्यों कहा जाता है बर्थ ऑफ रिनेसेंस। ठीक है, थर्ड हम इसमें पढ़ेंगे रिफॉर्मेशन। रिफॉर्मेशन, रिफॉर्मेशन को हम कहते हैं, रिफॉर्मेशन को हम कहते हैं प्रोटेस्टेंट मूवमेंट भी, प्रोटेस्टेंट मूवमेंट, क्योंकि इसमें भी आपने क्या पढ़ना है, रिफॉर्मेशन में किस तरीके से जो है क्या कॉजेज है रिफॉर्मेशन के। अगर आप दोनों देखेंगे ना, Renaissance and Reformation, these were basically what, these were basically the result of reaction against the Middle Age, against that Middle European civilization। ये उनका रिएक्शन था जो वहां पे evil in the society में जो चीजें थी evil in the society में, ये उसी का क्या था, रिएक्शन, जो किस में उभर के आया, एक Renaissance में, एक रिफॉर्मेशन में। ठीक है, तो ये हमने इसमें पढ़ना है। एंड इसके अलावा जो है हमने इफेक्ट्स पढ़ने, रिफॉर्मेशन के कॉजेज, रिफॉर्मेशन से किस तरीके से इफेक्ट रिफॉर्मेशन ने किया। ठीक है, फोर्थ जो है वो हमने पढ़ना है एमर्जेंस ऑफ साइंटिफिक वेव्स, एमर्जेंस ऑफ साइंटिफिक वेव्स। ठीक है, एमर्जेंस ऑफ साइंटिफिक वेव्स जो है इसमें ये क्या हो गया, एमर्जेंस ऑफ साइंटिफिक वेव्स, दैट मींस ये भी एक इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग है, बट इन द हिस्ट्री ऑफ योर मॉडर्न साइंस। अब किस में तरक्कियां होने लगी, साइंस में तरक्कियां होने लगी। इसमें आप जैसे आप पढ़ोगे यूवर विलियम हार्वे के बारे में पढ़ोगे, कोपरनिकस के बारे में आपने पढ़ोगे, दिस लियोनार्डो दा विंची के बारे में पढ़ेंगे आप। ठीक है, उन्होंने क्या क्या बोला, किस किस चीज को उन्होंने एक्सप्लेन किया। और फिर आप ये भी पढ़ेंगे इसमें कि एक साइंटिस्ट थे ब्रूनो, ठीक है, उन्होंने ये कहा था, उन्होंने कहा था कि जो आपका सन है दैट इज स्टेशनरी एंड अर्थ रिवॉल्व अराउंड इट, एंड उन्होंने कहा था अर्थ जो है वो फ्लैटन है एट द पोल्स। बट ये मिडिल एज का पीरियड ऑलमोस्ट था, 14th सेंचुरी से आपका आया ना रिनेसेंस या रिफॉर्मेशन। सो इस टाइम पे भी थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं डार्क एज तो हुआ करते हैं, क्योंकि टिल 14th सेंचुरी से आपके यूरोप में क्या हुआ करती थी, डार्क एज। जब उन्होंने ये ब्रूनो ने ये बात कही तो उनको क्या बोला, प्रीस्ट से जो पोप्स होते हैं उनसे क्या हुक्मनामा जारी हो गया कि ही शुड बी पब्लिकली बर्न्ड अलाइव, उनको जो है वो बर्न्ड अलाइव किया जाए, और उनको वाकई ही वो चीज की थी। तो इतने इवल्स जो है वो प्रिविलेंट
सोसाइटी में हुआ करते थे। ठीक है, ये आपने पढ़ना है इसमें। देन इसके बाद आपको आ जाएगा, नेक्स्ट आ जाएगा एज ऑफ एनलाइटमेंट। इस एज ऑफ एनलाइटमेंट मींस एज ऑफ इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन। अब ये किस तरीके से आपने पढ़ना, ये आपने फिलोसफर्स से पढ़ना है। इसमें आपने फिलोसफर्स पढ़ने हैं, जैसे आप कौन कौन से हैं, वोलेटाइल, ठीक है, मॉन्टेस्क्यू, ठीक है, एंड उसके बाद मॉन्टेस्क्यू के बाद आपने पढ़ना है इसमें जैसे पायरी बैली। बाकी इस तरीके से जो है वो फिलोसफर्स का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देना है, किस तरीके से उन्होंने लिटरेचर्स में क्या कुछ कहा जिसकी वजह से जो है वो प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस ये जो इवल्स थे इन द सोसाइटी, किस तरीके से उन्होंने बताया। ठीक है, ये चीजें आपने इसमें पढ़नी है। देन इसके बाद आ जाता है आपको राइज ऑफ नेशन स्टेट्स। राइज ऑफ नेशन स्टेट्स में आपने पढ़ना है किस तरीके से जो है वो नेशनल अवेकनिंग का कॉन्सेप्ट आ गया, बाउंड्रीज का कॉन्सेप्ट आ गया। ठीक है, लोगों को आप पता चला कि नेशन के बारे में, ठीक है, पैट्रियोटिक फीलिंग के बारे में पता चला। ठीक है, देन इसके बाद आपने पढ़ना है सोशलिज्म, सोशलिज्म एंड इट्स फीचर्स। देखो सोशलिज्म आप सोसाइटी में भी जो है वो कवर अप आपका हो जाएगा। अगर हमें टाइम लगा तो मैं आपको सोशलिज्म भी जो है वो उस टाइम पे जो है वो पढ़ा दूंगी। इसके बाद अगर हम बात करेंगे, दैट इज योर वर्ड अमेरिकन रेवोल्यूशन। अमेरिकन रेवोल्यूशन, देखिए इसके भी बहुत सारे सर्कमस्टांसेस रहे हैं जिसकी वजह से अमेरिकन रेवोल्यूशन जो है वो आ गया। वो हमने सर्कमस्टांसेस इसमें पढ़ लेने अमेरिकन रेवोल्यूशन में, कौन कौन से कारण की वजह से जो है, कॉजेस क्या थे अमेरिकन रेवोल्यूशन के। ठीक है, अच्छा उन्होंने किस तरीके से उसका सिग्निफिकेंस है वो आपने इसमें पढ़ना है, सिग्निफिकेंस ऑफ द अमेरिकन रेवोल्यूशन। और एक स्लोगन उस टाइम पे चला था जिसका नाम है नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेशन, विदाउट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ये चीजें जो है आपने इसमें कवर करनी है। ये हो गया यहां तक अमेरिकन रेवोल्यूशन। देखो अगर आप देखेंगे ना, जो ब्रिटेन में जो कभी भी अगर कोई क्राइम होता था या थीफ्स जितने भी होते थे, उनको वो सजा के तौर पे कहाँ पे भेज देते थे, अमेरिका भेज देते थे। क्योंकि उस टाइम पे जो है ये एक किस्म से मान लीजिए कि प्रिजन टाइप होता था उस टाइम अमेरिका, क्योंकि अमेरिका जो है उस टाइम पे डेवलप नहीं हुआ था, वो बंजर जमीन था, बैरन लैंड था। फिर उनको वो उस जो वो क्राइम करते थे, वो जो ऑफेंस करते थे, उसका पनिशमेंट क्या होती थी, उनको कहाँ भेजे थे, वो जब मैं आपको इस पे आ जाऊंगी वो मैं आपको पढ़ाऊंगी, वो किस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग अमेरिका। फिर उन लोगों ने कैसे जो है वो अमेरिकन रेवोल्यूशन जो है वो लाई। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे, ये तो आपको 8th में ये पढ़ना है। फिर 9th जो चैप्टर है हमारा रहेगा फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन आपको पता होगा, फ्रेंच रेवोल्यूशन का इंपॉर्टेंट चीज क्या है जिसने इंस्पायर पूरे वर्ल्ड को किया, दैट इज फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी एंड लिबर्टी, है ना, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। सो फ्रेंच रेवोल्यूशन के भी आपने क्या पढ़ने हैं कि कौन कौन से, कैसा फ्रेंच में, फ्रांस में किस तरीके से पॉलिटिकल सेटअप था, किस तरीके से सोशल सेटअप था, किस तरीके से इकोनॉमिकल सेटअप था, यही पढ़ना है। किन कारणों के पीछे जो है, मतलब सोसाइटी कैसी थी इनकी, इकोनॉमिक सेटअप कैसा था, पॉलिटिकल सेटअप कैसा था, किस तरीके से एरिस्टोक्रेट्स रूल करते थे, वो हम सारा इसमें पढ़ेंगे, जिसकी वजह से बुनियाद पे क्या आया, फ्रेंच रेवोल्यूशन। वो कॉजेस पढ़ने पड़ेंगे, उससे इफेक्ट क्या हुआ। अच्छा, इसके अलावा आपने नेपोलियन कोड ऑफ लॉ पढ़ना पड़ेगा। नेपोलियन कभी कभार आ सकता है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द नेपोलियन कोड ऑफ लॉ। ठीक है, ये अच्छा, इसके अलावा जो है दैट इज योर कॉन्टिनेंटल सिस्टम एंड इट्स फेलियर। नेपोलियन ने एक सिस्टम लाया जिसको हम कहते थे कॉन्टिनेंटल सिस्टम, वो पढ़ना है और उसका फेलियर, रीजंस उसके देने कि उसके फेलियर के। ठीक है, इसके अलावा जो है हमने पढ़ना है इसमें यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। अब जो यूनिफिकेशन ऑफ हमने जर्मनी पढ़ना है वो हमने किस तरीके से पढ़ना है। सबसे पहले है हमने आर्किटेक्चर ऑफ जर्मनी। आर्किटेक्चर ऑफ जर्मनी में हमने थोड़ा ऑटोमन बिस्मार्क के बारे में पढ़ना है। ठीक है, बिस्मार्क के बारे में। और इसके अलावा जो है वो हमने इसमें पढ़ना है 3 स्टेजेस जिनके थ्रू क्या हो गया, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। ये जस्ट मैं आपको ओवरव्यू दे रही हूँ ताकि आपको समझ आए वर्ल्ड हिस्ट्री हमने कैसे पढ़ना है। ठीक है,
देखिए अगर हम एंशिएंट पढ़ते हैं, मिडिवल पढ़ते हैं, मॉडर्न पढ़ते हैं, उसमें हमें कुछ फैक्चुअल भी याद रखना पड़ता है, ठीक है। इसको आपने ना स्टेप बाय स्टेप याद रखना है। अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री स्टेप बाय स्टेप याद रखेंगे आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा मेंस लिख लेना। क्योंकि देखिए पढ़ते तो सारे हैं, पढ़ते जितने भी बच्चे एग्जाम्स देते हैं वो पढ़ते तो सारे हैं, बट अब किसी का ऐसा लिखा हुआ होता है जिसको, एक तो देखो इसमें आपको दो चीजें होनी चाहिए, एक तो पूरी आपको जो है वो अवेयरनेस होनी चाहिए किधर क्या था, क्या सिस्टम कहाँ पे था, कैसे कैसे जो है कॉजेस कौन से थे, डिक्लाइन किसी चीज का कैसे हुआ, हर एक चीज को ना पॉइंट में आपको जो है वो वेल मैनर्ड में जो है वो याद रखना है, और उसी के थ्रू जो है आप क्या कर सकते हो, सक्सीड कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद जो है फिर रिपीटेड रिविजन्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। आपने कोई चीज पढ़ी वर्ल्ड हिस्ट्री में, फिर उसको आपको रिपीटेड रिविजन्स करनी, जिसकी वजह से वो आपको आराम से और सिक्वेंस से याद रहेगी, ठीक है। देन 11th इज योर यूनिफिकेशन ऑफ इटली, क्योंकि ये मेंस वाला पार्ट है, थ्योरेटिकल पार्ट है, इसमें ज्यादा वो नहीं है, आपको ये पॉइंट वाइज याद रखना है, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, ठीक है। इस यूनिफिकेशन ऑफ इटली के बाद जो है आपने क्या याद रखना है, दैट इज राइज ऑफ जापान एज अ वर्ल्ड पावर। व्हाट, 1 मिनट, यस, राइज ऑफ जापान एज अ वर्ल्ड पावर। अगर दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज मॉडर्नाइजेशन ऑफ जापान, मॉडर्नाइजेशन ऑफ जापान। देखिए इसमें आपने याद ये रखना है मॉडर्नाइजेशन ऑफ जापान में कि अगर आप देखेंगे जापान जो था ना वो 200 इयर्स जो है वो बिल्कुल जो है वो कट ऑफ रहा फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड से, ठीक है। वो क्या रीजंस थे वो हम पढ़ेंगे, किस तरीके से रहा, फिर धीरे 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 क्या होने लगा इस राइज ऑफ जापान में, या मॉडर्नाइजेशन ऑफ ओपनिंग ऑफ जापान, वो हमने पढ़नी है, ठीक है। ओपनिंग ऑफ जापान, किस तरीके से जो है वो जापान जो है वो ओपन हो गया, ठीक है, फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड के साथ। इसके अलावा जो है आपने इसमें क्या पढ़ना है, दैट इज योर रिफॉर्म्स। अब जो रिफॉर्म जो है वो 1871 टू 1877 तक कौन कौन से रिफॉर्म्स आए, मैं वहां पे जो थे मैं कहा दो मन शहीद हो, उन्होंने कैसे जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन लाए, कैसे उन्होंने मॉडर्नाइजेशन ऑफ जापान कर दी, ये इसमें हमने जो है वो पढ़ना है, ठीक हो गया। इसके अलावा जो है हमने पढ़ना है फॉरेन पॉलिसी ऑफ जापान। ये टिल हमने 1902 तक जो है इसकी फॉरेन पॉलिसीज जो है वो पढ़नी है, ठीक है। इसके अलावा जो है आपको 13th जो आपका आता है, दिस इज 12 एंड 13th जो आता है दैट इज योर वर्ल्ड वॉर सेकेंड, सॉरी फर्स्ट, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। अब आप सबको पता है वर्ल्ड वॉर 1914 टिल योर 1918 तक। अब उस टाइम क्या आपने पढ़ना है, क्या एनवायरनमेंट रहा, क्या पॉलिटिकल सिनेरियो रहा, क्या पॉलिटिकल सर्कमस्टेंसेस रहे जिन्होंने क्या दिया, राइज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है। वो पॉलिटिकल सर्कमस्टेंसेस पढ़नी है, क्या एनवायरनमेंट रहा है वो चीज पढ़नी है, ठीक है। पॉलिटिकल सर्कमस्टेंसेस, क्या कॉजेज रहे हैं, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की वजह से क्या इंपैक्ट पड़ गया, ये आपको पता होना चाहिए, ओके। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद जो है एक ट्रीटी करवाई गई, वो बहुत ज्यादा ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी थी, दैट वाज द ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस, ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस, ठीक है। ये हमने पढ़ना है 1919 में करवाई, 1919 में ये ट्रीटी करवाई गई थी, ये मैं आपको ये पढ़ाऊंगी कि किस तरीके से, ठीक है। इसके अलावा जो है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद जो है आता है आपका रशियन रेवोल्यूशन। रशियन रेवोल्यूशन पे हम फोकस करेंगे। रशियन रेवोल्यूशन को कहा जाता है बोल्शेविक रेवोल्यूशन भी, बोल्शेविक रेवोल्यूशन। अब देखिए बोल्शेविक रेवोल्यूशन, देखो कभी कभार क्या होता है, एग्जामिनर को पता होता है कि बच्चे को तो पता होगा रशियन रेवोल्यूशन, वो जान के डाल देते हैं दूसरा नाम बोल्शेविक रेवोल्यूशन, ठीक है। फिर आप वहां पे कंफ्यूज ना हो जाए कि ये क्या है, दिस इज वन ऑफ द सेम थिंग, ठीक है। रशियन रेवोल्यूशन कब आया था, 1917 से 1921। अब इस रशियन रेवोल्यूशन में भी आपने पढ़ना है क्या पॉलिटिकल सर्कमस्टेंसेस थे, क्या वहां पे जो है एनवायरनमेंट कैसा था रशिया में जिसकी वजह से, क्या कॉजेस क्या थे, कैसा इनका पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिकल सेटअप था जिसकी वजह से
रशियन रेवोल्यूशन आ गया। फिर इसमें आपने एक चीज पढ़नी है, दैट इज इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन। किस तरीके से जो है वो इकोनॉमिक कंस्ट्रक्शन का पढ़ना है आपने। एंड इसके बाद आपने नेप, दिस इज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इनकी पढ़नी है, जो किसने दी थी, लेनिन। ठीक है, ये इसमें आपने पढ़ना है। इसके बाद आ जाता है आपका इकोनॉमिक डिप्रेशन। इकोनॉमिक डिप्रेशन, घबराना नहीं है कि इतना सिलेबस है। देखो जब आप पढ़ोगे ना तो ये बहुत इजी, बहुत अच्छे से आपको समझ आएगा। ठीक है, सिर्फ हिस्ट्री से घबराना नहीं है। जब आप जो डर गया सो मर गया, तो ये चीज आपने अपने दिल से निकाल देनी है कि भाई कोई जंग है, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, इकोनॉमिक डिप्रेशन, ये जो एक फोबिया होता है ना हिस्ट्री का, वो आप निकालिएगा, फिर आप देखिए सब चीजें ठीक हो जाएंगी। इकोनॉमिक डिप्रेशन जो है वो कहां से कहां तक था, 1929 से लेके 1931 तक, वो आपने पढ़ना है। फिर आपने इसमें पढ़ना है राइज ऑफ अरब नेशनलिज्म। अभी तो हमने पढ़ा था राइज ऑफ नेशन स्टेट्स, वो तो कुछ स्टेट्स में था ना, फिर धीरे धीरे बढ़ गया। अब यहां तक आते आते राइज ऑफ अरब नेशनलिज्म आपने पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद जो है वो आपने पढ़ना है fascism in Italy, ठीक है, and Nazism in Germany। एंड इसमें आपने ट्रीटी ऑफ लेटर्न पढ़नी है। ठीक है, इसके अलावा इन दो चीजों के अलावा फिर आपका आएगा वर्ल्ड वॉर सेकेंड। ठीक है, फिर जो जैसे चाइना रेवोल्यूशन है, इसके बाद और भी जितना भी एडॉप्ट हम करते जाएंगे, देखेंगे बीच में क्या क्या चीजें और रहती होंगी, वो हमने इसमें जो है वो कंप्लीट करनी है। आज जो है हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज योर वर्ड, दैट इज फ्यूडलिज्म एंड इट्स डिक्लाइन। ठीक है, ये पार्ट आपका ज्यादा किसका रहेगा, मेंस का ही पार्ट है ये। ठीक है, सो इसको थोड़ा सा हम इन डिटेल में पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि आपने जो है वो राइटिंग करनी है। ठीक है ना, वो सब्जेक्टिव बेस्ड होता है मेंस, तो आपको एक एक चीज का जो है वो पता होना चाहिए। फिर आपने आंसर राइटिंग कैसे करनी है वो फिर आप पे डिपेंड करता है। मेरे पास तो मैं तो आपको फ्लडेड मटेरियल दूंगी यहाँ पढ़ा के, फिर उसको शॉर्टकट कैसे करना है वो फिर जो है यहाँ पे हम आपको सिखाएंगे। जब आप आंसर राइटिंग करेंगे उस टाइम पे मैं आपको बोल दूंगी कि किस तरीके से कौन सी चीज लिखनी है, कौन सी चीज उसमें अवॉइड कर देनी है। ठीक है, अब आता है पहला फ्यूडलिज्म एंड इट्स डिक्लाइन। अब पहले देखते हैं फ्यूडलिज्म होता क्या है। अब देखिए, फ्यूडलिज्म इज बेसिकली व्हाट इट इज, हायरार्कियल सिस्टम ऑफ लैंड यूज। अब हायरार्कियल सिस्टम ऑफ लैंड यूज, हायरार्कियल सिस्टम किसको कहते हैं? देखिए, जब हम किसी पर्सन को कोई पोजीशन देते हैं, कोई रैंक देते हैं, डिपेंडिंग अपॉन देयर इंपॉर्टेंस, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, वो मतलब हाउ मच इंपॉर्टेंट दे आर, है ना, तो उस हिसाब से हम उनके क्या देते हैं, रैंकिंग। दैट मीन्स सेगमेंटल डिवीजन हो गया कि कौन सा इंसान, कौन सा पर्सन अकॉर्डिंग टू रैंक इस लैंड को क्या कर सकता है, यूज। अब कौन सा लैंड है ये वो हम देखेंगे। ठीक है, so it is what feudalism was a hierarchical system of land use and patronized था, जिसने डोमिनेट किया था यूरोप को, which dominated Europe from कहां से कहां तक यूरोप को डोमिनेट किया था, 9th century till your 14th century। so ये भी पार्ट ऑफ योर डार्क एज का है। ठीक है, अच्छा, अब देखिए फ्यूडलिज्म के अंडर क्या है। अब इस फ्यूडलिज्म के अंडर दिस जो है फ्यूडलिज्म हम क्या करते हैं, अंडर फ्यूडलिज्म किंगडम जो है दैट इज डिवाइडेड। अगर एक किंगडम है, वो किंगडम जो है वो डिवाइडेड होता था एंड सब डिवाइडेड होता था। एक किंगडम वो डिवाइडेड एंड सब डिवाइडेड होता था एग्रीकल्चरल एस्टेट्स में, बड़े बड़े एग्रीकल्चरल एस्टेट्स में। उन एग्रीकल्चरल एस्टेट्स को क्या कहा जाता था, उनको कहा जाता था मोनार्स। ठीक है, क्या कहा मैंने कहा फ्यूडलिज्म में एक किंगडम को डिवाइड एंड सब डिवाइडेड किया जाता था एग्रीकल्चर एस्टेट्स में, उन एग्रीकल्चर एस्टेट्स को क्या कहा जाता था, मोनार्स।
अब वही जो नोबल्स, अब जो नोबल्स इस एग्रीकल्चर एस्टेट को कंट्रोल करते थे, यानी वो नोबल्स, किंग के बाद नोबल्स होते हैं, अब वो नोबल्स जो इस एग्रीकल्चरल एस्टेट यानी मोनार्क्स को कंट्रोल करते थे, वो क्या करते थे, वो ओवरसा करते थे, वहां पे देखते थे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन देखते थे, खुद तो काम नहीं करते थे, जस्ट वो ओवरसा करते थे कितना एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जो है वो हो गया, कितना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो गया, ठीक है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को ओवरसा करते थे एंड वो लॉयल टू किंग्स होते थे। वो नोबल्स अब जो एग्रीकल्चर किसको देखते थे, मोनार्क्स को, कंट्रोल मोनार्क्स को करते थे, ओवरसा द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एंड दे वर लॉयल सपोर्टर्स टू किंग। वो क्या होते थे, स्वान लॉयल टू द किंग। वो किसके लॉयल होते थे, किंग के लॉयल होते थे। अब देखते हैं हम किस तरीके से ये जो है फ्यूडलिज्म वर्क करता था। अब देखिए 2 मिनट डायग्रामेटिकली, देखिए सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन पे कौन होता था, किंग। किंग के बाद कौन आता था, आपके नोबल्स। नोबल्स के बाद आते थे नाइट्स, KNIGHTS। अब ये नाइट्स कौन होते थे, नाइट्स जो है बेसिकली ये सोल्जर्स होते थे, ठीक है, एंड देन पीजेंट्स। पीजेंट्स के नीचे जो होते थे वो कौन होते थे, देखो पीजेंट जो है ना वो पुअर क्लास होता था उस टाइम पे, एंड उससे भी जो पुअरेस्ट होते थे दे वर सर्व्स। अब जो सर्व्स है ना ये बेसिकली कौन होते थे, ये स्लेव्स होते थे, फोर्स्ड लेबर्स होते थे जिनको लाया जाता था और इस एग्रीकल्चर एस्टेट पे काम करवाया जाता था। सो अब देखिए क्या होता था, किंग जो है वो सुप्रीम होता था। किंग किसको ये लैंड देते था, नोबल्स को, ठीक, यहां तक। अब ये नोबल्स क्या करते थे, ये इन नाइट्स के जरिए जो है जो सोल्जर्स होते थे उस पे क्या रखते थे, उस लैंड की प्रोटेक्शन करते थे। और असल में एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस कौन करता था, ये लैंड हो गया। इस लैंड को जो है क्या कहते थे, मोनार्क्स। जो किंग ने नोबल्स को दिया, नोबल्स ने किसको दिया, आगे दिया तो नहीं, वो तो उसको ओवरसा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन करते थे, बट नीचे जो काम कौन करने वाले होते थे, दे वर पीजेंट्स एंड सर्व्स होते थे, ठीक है। अब इन रिटर्न क्या होता था, अगर किंग ने ये सब कुछ दिया, लैंड वैंड दिया, अब इस रिटर्न में क्या होता था, ये क्या होते थे, जैसे पीजेंट्स दे वर्कड ऑन दिस लैंड, इस लैंड पे काम करते थे, एंड ये क्या करते थे, प्रोवाइड फूड एंड अदर सर्विसेज टू द सोसाइटी। ये बाकी सर्विसेज सोसाइटी में करते थे, एंड दे हैव लिटिल नॉलेज ऑफ देयर राइट्स एंड फ्रीडम, ठीक है। इनको खुद कोई नॉलेज नहीं होता था, फ्रीडम क्या है, दिस इंडिविजुअल जो राइट्स वो क्या है, इनको कोई वो नॉलेज नहीं होती थी, बट स्टिल ये क्या करते थे, सिर्फ इनका काम एक ही होता था, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस कर देना। और उसको ओवरसा कौन करता था, वो नोबल्स करते थे उस प्रोडक्शन, क्योंकि उन्हीं को जमीन दी होती थी किंग ने। तो फिर आ जाते हैं हमारे नाइट्स। नाइट्स क्या, मैंने कहा ये सोल्जर्स होते थे। जब ये सोल्जर्स होते थे ये प्रोवाइड क्या करेंगे, मिलिट्री सर्विस एंड प्रोटेक्शन दे देंगे, ठीक है। ये मिलिट्री सर्विस एंड आपको क्या देते थे, प्रोटेक्शन, ठीक है। एंड ये किसके लॉयल होते थे, किंग के लॉयल होते थे थ्रू नोबल्स। अब देखेंगे नोबल्स कौन, नोबल्स कौन होते थे, ये वेल्दी पर्सन होते थे। अब वेल्दी पर्सन मींस क्यों होते थे ये वेल्दी पर्सन, क्योंकि कहीं ना कहीं जो देखो ना, जो पीजेंट्स थे ये तो एक तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करते थे, बट ये बेचारे जो है ये हैवीली पेड टैक्सेस करते थे इन नोबल्स को। तो वो क्या बनते थे, वो तो कलेक्ट करते थे टैक्सेस, अपने पास रखते थे। सो कहीं ना कहीं ये क्या होने लगे, वेल्दी होने लगे, इन्होंने अपना एसेट जनरेशन करना स्टार्ट कर दिया। जब ये वेल्दी होने लगे, उस मनी से क्या करने लगे, वो मनी ये किसको देने लगे, दैट मींस नोबल सपोर्टेड द किंग विद मनी एंड नाइट्स। यानी जो नोबल्स हैं वो क्या करने लगे, सपोर्ट करने लगे किंग को थ्रू मनी एंड नाइट्स इन सोल्जर्स से। तो अल्टीमेटली जो है नोबल्स के पास पैसा है, वही किंग को प्रोवाइड कर रहा है, वही जो है इंडिपेंडेंट मतलब एक आर्मी जो है वो उसने रखी हुई है ताकि मिलिट्री प्रोटेक्शन किसको देने के लिए, किंग को, इन लैंड्स पीजेंट्स को देखने के लिए, ठीक है। तो सो लास्ट इज योर किंग। किंग क्या होता था, दैट वाज द एब्सोल्यूट अथॉरिटी इन द किंगडम। इसी के पास सारी एब्सोल्यूट अथॉरिटी किंगडम की होती थी। तो इस तरीके से जो है ये फ्यूडल सिस्टम काम करता था। तो समझ आया फ्यूडल सिस्टम क्या, मैंने आपको कहा दिस इज द हायरार्कियल सिस्टम ऑफ लैंड यूज, यानी किसको कितनी पोजीशनिंग दी है, किसको कितनी रैंक दी है लैंड यूज करने का,
किंग को सबसे सुप्रीम हिस्सा लैंड का, देन नोबल्स, देन नाइट्स, देन सबसे पीजेंट जिनको बेचारों का दे वर लेस अवेयर ऑफ देयर राइट्स एंड फ्रीडम, क्योंकि एंड इनको जो है बेचारों को बहुत ज्यादा कम जो है वो लिबर्टीज होती थी, बाकी तो बहुत ज्यादा लिबर्टीज के साथ जीते थे। ये इस तरीके से जो है आपने याद रखना है ये चीज। अब आप मुझे ये बताइए, देखिए जो यूरोपियन जो ये फ्यूडलिज्म है ना कहीं इसने यूरोपियन सोसाइटी को बहुत ज्यादा स्टेबलाइज किया था टू सम एक्सटेंट, क्योंकि वेल ओरिएंटेड जो है वो काम हो रहा था, पीजेंट्स काम कर रहे थे, जो है वो स्टेट इकोनॉमी जो है वो चल रही थी इनकी धीरे धीरे करके ऐसे। बट लास्ट में क्या हो गया, ठीक है ये तो चलो ठीक है वेल ओरिएंटेड तो काम कर रहे थे, बट कहीं ना कहीं ये सोशल इनइक्वालिटीज भी क्रिएट कर रही थी, क्योंकि कुछ बेचारे बिल्कुल लो क्लास थे एंड कुछ जो है वो बिल्कुल क्या थे, एरिस्टोक्रेट्स की लाइफ जी रहे थे, ठीक। बट 14th सेंचुरी में क्या हो गया, 14th सेंचुरी में धीरे धीरे जो है वो फ्यूडलिज्म जो है वो डिक्लाइन होता गया, ठीक है। उसके बहुत सारे कॉजेस जो है वो इट्स डिक्लाइन के, ठीक है, बहुत सारे कॉजेस किसके हैं, इसके फ्यूडलिज्म के डिक्लाइन होने के। वो सारे कॉजेस जो है हमने मिलके, देखो कभी एक कॉज नहीं होता है किसी चीज का, ये बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस कॉजेस जो है, बहुत सारे कॉजेस कंबाइन होके जो है किसी चीज को या एज देते हैं या किसी चीज को डाउनफॉल करते हैं, ठीक है। सो वो हम कल पढ़ेंगे वो कौन से जो है वो कॉजेस थे। ओके, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।